नमस्कार स्टूडेंट, क्लास 10 विज्ञान में आप फेल हैं या आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। इसमें सभी प्रश्न उत्तर के साथ दिखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो का पहला वाला पार्ट मैंने आपके लिए बताया। यदि आपने वही वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। समय को बर्बाद न करते हुए चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संचारण किसे कहते हैं, इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। देखिए, संचारण यानी जंग। जब लोहा या फिर लोहे से बनी हुई वस्तुओं के लिए अपन वायुमंडल में रखने पर वह नमी के संपर्क में आती हैं और जैसे ही नमी के संपर्क में आती हैं तो उसके ऊपर एक छोटी सी परत चढ़ने लगती है, कत्थई कलर की, आपने देखी होगी, जिससे लोहे की धातु क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, जिसे अपन जंग कहते हैं। जो परत रहती है ना, उस परत को ही बोलते हैं जंग। तो आप इसके लिए याद कर सकते हैं। देखिए, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ से ऑब्जेक्ट भी आपका बन जाता है कि जंग कैसी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड आदि से क्रिया करती हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। देखिए, उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना या फिर चांदी का मलिन होना। ये मलिन यानी इसका मतलब हो जाएगा मैला, अब लिख सकते हैं मैला, ठीक है। और अपन जंग के लिए कैसे रोक सकते हैं, अपन उस पर तेल या ग्रीस लगाकर भी जंग रोक सकते हैं या फिर अन्य पदार्थों की परत चढ़ाकर भी रोक सकते हैं। आप इस वाले प्रश्न के लिए जरूर तैयार करें, मेरे साथ आप नोट करते जाएं। सेकंड प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी अपन ने देखा है कि लोहे की वस्तुओं को हम जंग से बचाने के लिए या फिर संचारण से बचाने के लिए हम वस्तुओं के लिए पेंट करते हैं, ताकि वह नमी के संपर्क में यदि आ भी जाए तो उनको ऊपर एक परत न जमे, यानी जंग ना लगे उसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए नोट करें या आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके लिए याद करें। तीसरा प्रश्न है, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं। अम्ल, देखिए, ऐसी चीज़ें जो अपन खाते हैं और खाने में अपन को खट्टी लगती हैं तो वो अम्ल होती हैं, यानी यह स्वाद में खट्टे होते हैं। जो चीज़ें कड़वी होती हैं या फिर कसैली होती हैं उन्हें अपन क्षार कहते हैं। पहला अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टों में पूछा जाता है। देखिए, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और यदि 7 से अधिक होगा तो वो क्षार हो जाएगा। अम्ल का pH मान 7 से कम, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। देखिए, अम्ल के लिए अपन जैसे ही अपन पानी में घोल देंगे, ये हो जाएगा पानी, और इसके अंदर अपन ने यदि नींबू का रस डाल दिया या फिर अपन ने इसके अंदर टमाटर का रस डाल दिया तो क्या होता है, अम्ल जैसे ही पानी में घुलता है तो H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। तो देखिए, यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। ऑब्जेक्टों में भी आ जाता है कि अम्ल पानी में या फिर जल में घुलने पर कौन सा आयन देते हैं, तो याद रखें H+ आयन देते हैं। यह जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देते हैं। देखिए, ये वाला जो अंतर है चौथा वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप इसके लिए जरूर तैयार करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए, ये आपका बर्तन हो जाएगा और इसके अंदर आपने रख दिया दही या फिर कोई भी खट्टा पदार्थ। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, उसके अंदर अम्ल पाया जाता है, मैंने अभी आपके लिए बताया, ठीक है। और ये जो आपका दही है ना, ये क्या करेगा, इस बर्तन में धातुएं होती हैं, जैसे ये तांबा होता है या फिर जिंक होता है, तो वो उनसे क्रिया कर लेता है और उनसे क्रिया करके एक आपका विषैला पदार्थ बना लेता है। और ये वाला विषैला पदार्थ इस दही में मिल जाएगा और इस दही के लिए अपन ने खा लिया ना, तो अपन के लिए बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अपन के लिए खट्टे पदार्थों के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, बहुत सरल लैंग्वेज में आंसर लिखा है, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात ये है कि जैसे ही अपन उन्हें बर्तनों में रखते हैं ना, पीतल के बर्तनों में, तो उनमें उपस्थित धातुएं यानी जिंक और कॉपर अम्ल से क्रिया कर लेती हैं और ये विषाक्त या फिर जहरीला पदार्थ बना लेता है जो हानिकारक होता है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। आप इसके लिए जरूर तैयार करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में अंतर। देखिए, धमनी की जो दीवारें रहती है ना, वो मोटी होती है, यानी कहने का ये है कि धमनी रहती है, धमनी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और जो सिराएं रहती है, सिरा बहुत ज़्यादा पतली रहती है। आपको पहला वाला पॉइंट ऐसे याद रखना है कि ये मोटी होती है धमनी और ये पतली होती हैं, ठीक है, इनकी दीवारें। अब देखो, ये जो धमनी रहती है ना, धमनी लचकदार होती है। लचकदार मतलब बिल्कुल रबड़ घाई पूरी मुड़ जाती है, ठीक है, तो ऐसी लचकदार होती है, लचीली होती है। और जो सिराएं रहती है बिना लचक वाली होती है। पहली चीज़ आपको याद हुई कि ये मोटी होती है, ये पतली होती है, ये लचकदार होती है, ये बिना लचक वाली होती है। अब आगे देखें, तीसरा वाला है, यह हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर तक करती है। देखिए, जैसे आपका ये हृदय है, ठीक है, तो ये धमनी क्या करेगी,
आपके हृदय से रक्त लेगी और पूरे शरीर तक पहुंचाएगी। आपका हाथ, आपके पैर, आपके सिर, सब जगह पहुंचाती है। ठीक है, ये धमनी काम करती है। लेकिन सिरा काम क्या करती है? सिरा क्या करती है? पूरे शरीर में जहाँ जहाँ खून है ना, वहाँ वो क्या करती है? हृदय तक लाती है। यानी ये ले जाने का काम करती है धमनी, और सिरा क्या करती है? सिरा लाने का काम करती है। आप एरो से समझ सकते हैं, ये ले जा रहा है, ये ला रहा है, ये धमनी है और ये आपकी सिरा है। देखिए ये लिखा है कि ये हृदय से रक्त लेकर उसका सम्मान संपूर्ण शरीर तक करती है, और यह संपूर्ण शरीर से रक्त लेकर हृदय में एकत्रित करती है। इसमें कपाट नहीं पाया जाता, यानी इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, यानी जो ऊपर नीचे उठा हुआ स्थान रहता है ना, उसके लिए अपन बोलते हैं। इसमें कपाट नहीं पाया जाता, इसमें कपाट पाया जाता है। इसके लिए आप जरूर तैयार करें, ये अपना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या फिर आप लिखकर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों को डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह क्यों देता है? देखिए, यदि व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके लिए शुगर हो जाती है। जैसे माने ये अपने शरीर के अंदर इंसुलिन का स्केल है, ये पूरा भरा हुआ है ना, तो अपना शरीर स्वस्थ है। लेकिन जैसे अपनी एज ज़्यादा होती है तो इंसुलिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये देखिए कम हो गया, इतना कम हो गया है ना, बस इतना बचा हुआ है। तो अपन के लिए एक शुगर नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे बोलते हैं मधुमेह। तो डॉक्टर क्या बोलता है? फिर से आपके लिए इंसुलिन के लिए बढ़ाना होगा तो आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होगा, ताकि इंसुलिन को वापस बढ़ाया जा सके। इसलिए शुगर के रोगियों के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह दी जाती है। आप इसलिए याद कर सकते हैं, आप इस वाले क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। जब कोई व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को तो आसानी से देख पाता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता, तो उससे व्यक्ति का दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब इसके लिए क्या है? पास की वस्तु साफ साफ दिख रही है, लेकिन उसके लिए दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। पास की दिख रही, दूर की नहीं दिख रही है, तो इसके लिए निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, देखिए नीचे लिखा हुआ है इसके, दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष क्या है? देखिए ये वही व्यक्ति है, इस वाले व्यक्ति के लिए क्या है? दूर की वस्तु तो आसानी से दिख रही है, लेकिन पास की वस्तु उसको नहीं दिख रही है। दूर की दिख रही, पास की नहीं दिख रही, तो इसके लिए दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट में निकट का दिखता है, दूर में दूर का दिखता है। निकट में दूर का नहीं दिखता, दूर में निकट का नहीं दिखता। तो आप इस वाले क्वेश्चन के लिए तैयार करें, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूर दृष्टि दोष। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति की एज बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को ना तो पास का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। अब मान लो ये कोई व्यक्ति है, बोलता है ना तो मुझे भैया पास का दिख रहा है, ना मुझे दूर का दिख रहा है, मुझे कहीं का नहीं दिख रहा, अब मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर उसका फिर इलाज कर देता है। देखिए वृद्ध अवस्था के कारण, नेत्र की पेशियाँ कमजोर होने के कारण कोई व्यक्ति ना तो पास रखी वस्तुओं को ना ही दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। व्यक्ति के इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें। यदि आपने इसके पहले की वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।